Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले चलते हैं स्पेस रिसर्च पे, क्योंकि स्पेस रिसर्च जो है उस पर बहुत दुनिया में कंपटीशन भी चलता है और आपने देखा होगा कि भारत इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्पेस रिसर्चर्स कंट्रीज। भारत का बहुत पुराना इतिहास है स्पेस के ऊपर, लेकिन मैं जब पुराणों को पढ़ता हूँ या मैं ये सभी पुराण रखे हुए हैं पीछे और ऋग्वेद इधर रखा हुआ है। मैंने आप लोगों की वजह से ऋग्वेद पढ़ना शुरू किया क्योंकि लोग मुझे बोलते थे आपने वेद नहीं पढ़े, तो लेकिन उसका ज़रूरत कम रहता है क्योंकि उसके लिए बहुत मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ। तो मैं पुराणों के थ्रू मैं वेदों को समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे खुद थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा है आजकल, तो वो भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो ये मैं इस वर्जन को पढ़ता हूँ और भी मुझे लाने हैं। मुझे कभी कभी ये ठीक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता हूँ, इसी को पढ़ता हूँ, जो है इसी को पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि हमारी भाषा संस्कृत बेस्ड है। तो अगर हम इंग्लिश के ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो वो क्रिश्चियन मानसिकता उसके अंदर आ जाती है। तो इंग्लिश के ट्रांसलेशन बिल्कुल मत पढ़िए, उससे आप अब्राहमिक या क्रिश्चियन मानसिकता से सोचना शुरू कर देंगे। तो ये स्पेस जो है, स्पेस मतलब इंग्लिश भाषा में स्पेस का मतलब वो खाली जगह, इंग्लिश में यूज भी करते हैं स्पेस, लेकिन ये खाली जगह नहीं है। हमारे संस्कृत भाषा में इसको बोलते हैं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष बोलते हैं। ये भूर और भुवा, भूर भुवा स्वा, ये भूर भुवा और स्वा के बीच की जमीन है। भूर भुवा और स्वा के बीच का एरिया है, रीजन है। और इसी अंतरिक्ष में सारे ग्रह चलते हैं, सारे अंतरिक्ष में ग्रह रहते हैं। तो अंतरिक्ष बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, मतलब थोड़ा सा निकलेंगे तो अंतरिक्ष शुरू हो जाएगा। 30, 40, 50 किलोमीटर पे, 60 किलोमीटर पे, 80 किलोमीटर पे शुरू हो जाता है। इसलिए सारे जो सैटेलाइट्स हैं, लो ऑर्बिटिंग अर्थ सैटेलाइट्स, उस एरिया में चलते हैं। और जो जियो सिंक्रोनस बोला जाता है वो उससे भी ऊपर एरिया में चलते हैं, जो एक ही पॉइंट पे फिक्स रहते हैं पृथ्वी पे। और बाकी सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं एक मोशन में, और फिर जब उनका आयु खत्म होता है वो गिर जाते हैं या फिर वो वहीं रह जाते हैं। जियो सिंक्रोनस वाले वहीं पे रहते हैं, जो वर्टिकल है, उनको हटाना पड़ता है। उसके लिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स का भी प्रयोग शुरू हुआ है, क्योंकि कचरा हटाना पड़ेगा, आपने उधर रखा हुआ है तो इट हैज़ टू गो। चलिए, वो तो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं एंड मेनी ऑफ यू जिसको इंटरेस्ट है विल ऑलरेडी रिसर्च ऑन इट। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी बुक से ही है कि जब मैं रिसर्च कर रहा था सभी पुराणों से, तो मुझे, क्योंकि पुराणों में बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होता है, जो लोग बोलते हैं छेपक है वो शायद उन्होंने पढ़े नहीं है ठीक से। और ज़्यादातर वो लोग इंग्लिश के ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं और उसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप संस्कृत पढ़िए और जो आपकी मातृभाषा है उसके अंदर जो उसका जो उसके रूपांतरण किया गया हो या ट्रांसलेशन किया गया हो तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, कोशिश बहुत करता हूँ मैं तो, लेकिन थोड़ा बम्बईया टाइप की है। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य चंद्र सोमो चंद्रम सूर्यावत किरणे रव भासते तावद भूर लोक आख्याता पुराणे द्विजपुंगवा। ये इन्फॉर्मेशन लिंग पुराण से है और लिंग पुराण में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन रहता है, आप उसको जरूर पढ़िए अगर पढ़ सकते हैं तो। कि देर आर 7 प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस, मतलब 7 लोक हैं। लोक जब बोला जाता है जहाँ पे लोग रह सकते हैं, इसलिए बोलते हैं लोक। जो तो पृथ्वी को बोला जाता है भूलोक। भूलोक मतलब, या भूमंडल संस्कृत में बोला जाता है भूमंडल। मंडल मतलब सर्कुलर भी हो सकता है या एक फॉर्मेशन भी हो सकती है। मंडल आप देखते होंगे, हम लोग मंडल बनाते हैं फेस्टिवल्स में, तो सर्कुलर भी हो सकता है या कोई फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो भूमंडल मीन्स कलेक्शन ऑफ भू पीसेस, मतलब भूमंडल ऐसे करके फॉर्मेशन है, सुंदर सी दिखती है पृथ्वी। और जहाँ तक इस श्लोक का अर्थ है, जहाँ तक सूर्य और चंद्र की किरणें जाती हैं उसको बोलते हैं भूलोक। और यही जो हमको दिखेगा उसी को हम मान सकते हैं, जो नहीं दिखता है नहीं मान सकते हैं। जैसे प्रमाण जो वृत्ति होती है उसके 3 होते हैं, प्रत्यक्ष, आगम और शब्द। तो जो हमको दिखता है उसी को हम प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण।
हम अनुमान की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अनुमान में आप अनुमान उसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है। अब मैंने आपको विज्ञान की भाषा ही बताई थी, अगर हम ज्ञान को योग की दृष्टि से देखते हैं तो वो विज्ञान माना जाता है, ठीक है? तो ये बहुत सारा जो जो स्पेस कंपटीशन है वो शुरू हुआ स्पुतनिक के बाद। तो यूएसएसआर और अमेरिका में होड़ लग गई कि कौन सबसे पहले अपने लोग भेजेगा ऊपर। फिर उन्होंने स्पेस स्टेशंस बनाए, दोनों में कोऑपरेशन भी हुआ, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई, लेकिन सरप्राइजिंगली 1969 के बाद कोई मैन्ड मिशन मून पर लैंड नहीं किया। एक ही मिशन गया था जो लैंड किया था, उसके पहले ट्रायल हुए थे, उसके बाद का कोई डेटा नहीं है जहाँ पे कोई गए। और जब नासा से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं हमारे पास है नहीं, और यूएसएसआर इसमें चुप रहते हैं। यूएसएसआर का कोई भी इसमें व्यू पॉइंट नहीं रहता है कि कि वो लोग गए कि नहीं गए। उन्होंने सबसे पहले एक लाइका को भेजा, जो जो कुत्ता था उसको भेजा उन्होंने, और भी उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए मैन मिशंस के, उसका डेटा यूज़ किया, यूएस ने भी यूज़ किया। उस कंपटीशन में मैन ट्रैवल की होड़ लग गई, लेकिन आपने देखा होगा उसके बाद कोई अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। अचानक जो नॉन मैन मिशंस हैं, जैसे भारत का लीड है, मार्स के फर्स्ट अटेम्प्ट में गया, चंद्रमा के साउथ की तरफ लैंड किया, मतलब जो दिखता नहीं है पीछे की तरफ, अंधेरे की तरफ, वहाँ लैंड किया, ये सब है। और भारत का आदित्य L1 सूर्य की तरफ निकला। ये सब अनमैन मिशंस हैं, और वो कहाँ लैंड कर रहे हैं ये हम लोगों को डिपेंड करता है इन एजेंसीज के ऊपर कि वो कोई इमेज प्रोड्यूस करें। तो आपको मालूम है इसरो की इमेजेस इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं दिखती हैं, लेकिन नासा की बहुत अच्छी दिखती हैं, और जबकि इसरो के कैमरेज बेटर है। बड़ा सरप्राइजिंग है। यूरोपियन यूनियन के पास पैसा नहीं है, ओके, और उनका वेदर इतना अच्छा नहीं रहता है जहाँ ज़्यादा लॉन्चेस कर सकें, ये भी उसका रीज़न है। इसलिए वो ज़्यादातर कभी कभी अफ्रीका से भी लॉन्च करते थे उनके स्पेस स्टेशन में, और कभी कभी वो ज़्यादातर वो यूएस से लॉन्च करते हैं अपने स्टेशन। और यूरोप में भी उनके हैं स्टेशन, लाइक सदर्न यूरोप में है, तो वहाँ पे अभी से भी वो लॉन्च करते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, आप चेकआउट कर सकते हैं वो लोकेशन उनकी। तो लेकिन भारत का वेदर बहुत अच्छा रहता है, इक्वेटर के पास है, तो बहुत जल्दी इट्स वेरी इजी। इन सब देशों में चाइना का भी बहुत इसमें दे वंडरफुल। इन सब देशों में जब होड़ लगती है, जैसे यूएसएसआर और यूएसए में होड़ लगी, तो यूएसए का लीड हो गया कि यूएसए ने स्पेस को तुरंत मिलिटराइज कर दिया। कैसे किया? जीपीएस के थ्रू। जीपीएस जो है यूएस नेवी का सैटेलाइट सिस्टम है, कॉन्स्टलेशंस, और उसके विपरीत यूएसए का है ग्लोसनास, चाइना का बेदू, और भारत का है नाविक। ये 4 मेन कंट्रीज हैं जिन्होंने स्पेस को मिलिटराइज किया है। बाकी सबने अटेम्प्ट किया है, जैसे ईरान का नूर सिस्टम्स हैं, और बाकी लोगों के भी ट्रायल्स बहुत सबके चलते हैं, लेकिन ये 4 मेन कंट्रीज हैं जिन्होंने स्पेस को मिलिटराइज किया है। यूरोप जो है जीपीएस पर डिपेंड करता है, यूरोप का खुद का भी सिस्टम है, लेकिन ज़्यादातर वो जीपीएस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अमेरिकन उसको ज़्यादा यूज़ करने नहीं देंगे। सो नाउ विद दैट बीइंग सेड, ये जो कंपटीशन है मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, ये इसका मुझे, और दूसरा कम्युनिकेशन, और तीसरा मुझे जो यूटिलिटी दिखाई देता है वो दिखता है मेडिकल रिसर्च, या फिर रिमोट सेंसिंग, या फिर एजुकेशन पर्पसेस, एजुकेशन में आगे हो तो वो ज़्यादा यूज़ दिखाई देता है, जिसमें भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट जब मैं छोटा था, माय फेवरेट प्रोग्राम हम दूरदर्शन और कृषि दर्शन, प्लस उनका जो यूजीसी प्रोग्राम्स होता था दूरदर्शन का आफ्टरनून में, दैट वाज माय फेवरेट प्रोग्राम। और मैं उसके माध्यम से मैथमेटिक्स सीखता था, एंड मनी थिंग्स आई लर्न फ्रॉम देयर, मेनी थिंग्स अबाउट प्लांट्स ऑल्सो आई लर्न। वो मेरा फेवरेट प्रोग्राम था, टू सी फार्मर्स कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट फूड, कैसे उगाते हैं वो, और कौन सी फसल कब लगती है, कब। फेवरेट प्रोग्राम, क्योंकि ऑलवेज हैव बीन इंटरेस्टेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और वो मेरा बैकग्राउंड भी है। तो अब इस पे बात करते हैं। अब मैं योगा टेक्नोलॉजी पे फोकस करता हूँ, सो आई हैव नॉट लेफ्ट दैट फील्ड, क्योंकि योग के बिना चीज़ें दिखाई नहीं देती। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, बुद्धि प्रबल नहीं होगी, आपको कुछ भी वस्तुतः दिखाई नहीं देगा, योग सूत्र में लिखा हुआ है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं कि हमको ये समझना है कि पुराणों में क्या लिखा है, और आज का मॉडर्न साइंस क्या बोलता है, और क्यों
अंतरिक्ष को वेपनाइज करने के लिए, स्पेस को वेपनाइज करने के लिए, अंतरिक्ष को वेपनाइज करने के लिए सबकी होड़ लगी हुई है। और क्यों हमको वास्तविक रूप जानना जरूरी है? क्योंकि हर जगह से डेटा हटा दिया जाता है। तो मुझे लगता है कॉलोनियल कॉन्स्पिरेसी है पश्चिम देशों की। उन्होंने मिलिटराइज तो कर दिया, दैट इज अ प्रैक्टिकल यूज। अब उसके थ्रू वो ड्रोन चलाते हैं, मिसाइल्स अटैक करते हैं, ऑल दोस थिंग्स दे डू, और लोगों को स्पाई करते हैं। और आप देख ही रहे हैं वॉरफेयर में यूज होता है, असैसिनेशंस के लिए, सबके लिए यूज होता है। लेकिन जो ओरिजिनल पर्पस है उसको समझने का, वो आपको वेदों से ही मिलता है या पुराणों से ही मिलता है। पुराणों को लिखा ही गया वेदों का, जो आप पुराणों के माध्यम से वेद समझ लेते हैं। दैट्स द पॉइंट ऑफ पुराण। अब चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जहां तक भी सूर्य चंद्र की किरणें जाती हैं वो भूलोक है जो हमको दिखाई देता है। उसके अलावा और भूवर लोक भी उसी प्रकार का उतना ही है, क्योंकि वहां पर भी सूर्य की और चंद्र की किरणें जाती हैं। इसका मतलब है सूर्य और चंद्र भूवर लोक से भी ऊपर है। ओके ना, भूवर लोक से ध्रुव तारे तक वो है स्वर्ग लोक। ध्रुव तारा जो है, अब तो इसमें सारे सात के सात लोक आ गए, ब्रह्म लोक भी आ गया, क्योंकि ध्रुव तारा सबसे ऊपर है। तो ये पूरा जो है लोक है, ये है स्वर्ग लोक। और ऐसा बोला जाता है कि 1,00,000 योजन जो है ऊपर जो है सूर्य का, तो मतलब ये है कि भूवर लोक 8,00,000 योजन तक जाता है। उसके ऊपर जो है सूर्य का पथ है 1,00,000 योजन, ठीक है। और ये सभी पुराणों से मैंने समराइज किया है, मैं सबको पढ़ने के बाद समराइज किया है, उस सिंप्लीफाइड इंग्लिश में लिखने के लिए। मेरे खुद के नोट्स हैं और अपने को समझने के लिए किया मैंने। और उसके ऊपर है चंद्र, इस पुराणों में लिखा हुआ है। और अब यहाँ पे लोग बोलेंगे चंद्रमा तो पास दिखता है, बड़ा साइज में दिखता है, वो क्लोज बाय हुआ, क्योंकि हमको जो है ना, वेस्टर्न साइंस को हमको वेदों से वैलिडेट करना है। हमारे लिए वेद प्रथम है, उनके लिए उनके पास कुछ है नहीं, तो ऑब्जर्व करके बताते हैं, रिफ्लेक्ट करके टेक्नोलॉजीज के थ्रू बताते हैं, बट उनके पास है नहीं। हमारे पास जो लिखा हुआ है वो पूर्वजों ने हमारे लिखा है, वो भी साइंटिस्ट थे। उसके ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट आज ही पैदा होते हैं, साइंटिस्ट पहले भी होते थे। हमारे ऋषि मुनि सारे इसी प्रकार के हैं, मुनि हैं, मतलब उनको इसीलिए उनको रिस्पेक्ट किया जाता है। और उन्हें ये सब इंफॉर्मेशन, सब में एक ही इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए ये सही होगी मेरे हिसाब से, मैं तो इसको सत्य मानता हूँ। और उसके ऊपर 1,00,000 योजन पे नक्षत्र मंडल है। अच्छा, नक्षत्र मंडल से पहले उत्तरी दिशा में है बुध, जिसको मरकुरी भी बोलते हैं, शुक्र जिसको वीनस भी बोलते हैं। वीनस, बुध और शुक्र दोनों ही एक ही डिस्टेंस पे है, एक ही उसके ऊपर है, शुक्र उसके ऊपर है। उसके शुक्र के ऊपर है मंगल, जिसको मार्स भी बोलते हैं। मंगल से ऊपर है बृहस्पति उसी डिस्टेंस पे, और उसके ऊपर है शनि, ठीक है। ये है ग्रह जो कि हम नक्षत्र, इनको नक्षत्र बोला जाता है। जैसे गीता में बोलते हैं नक्षत्रा नाम अहम शशि, तो शशि को नक्षत्र में काउंट किया जाता है। तो ये नक्षत्र है, और कोई भी ज्योतिष विद्या में होगा तो वो इसको सत्य मानेगा, क्योंकि ये मैं अपने इन्वेंट नहीं कर रहा हूँ, शायद मुझे रियलाइजेशन भी नहीं है, लेकिन मैं सत्य मानता हूँ। और इसमें मैं रिसर्च करता रहता हूँ, जगह जगह जाके, इक्वेडोर पे या फिर कहीं भी सिटीज़ में आके स्टडी करता हूँ इसको। और इसके थ्रू मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लगता है नेटिव इंडिजिनस पीपल के बारे में, और ऑल्सो जो उनका आर्किटेक्चर के बारे में, कि किस तरह वो इंस्पायर्ड हैं। क्योंकि मय दानव का आर्किटेक्चर जो है शुक्राचार्य से इंस्पायर्ड है, उष्ण से इंस्पायर्ड है, और बृहस्पति का आर्किटेक्चर देवताओं का इंस्पिरेशन है। तो सारे जो विमान शैली के मंदिर हैं सब दिखाई दे जाते हैं, वहाँ से पता समझ में आ जाता है, क्योंकि सबका ओरिएंटेशन इसी हिसाब से होता है। तो मतलब यही पर्पज़ है ज्योतिष का। ज्योतिष का ये पर्पज़ है, ज्योतिष और गणित का यही पर्पज़ है कि हम इन ग्रहों को, इन नक्षत्रों को हम स्टडी करें, और ये पता लगाएं कि कब हम कौन सा कार्य कर सकते हैं जिससे हमको इस संसार से मुक्ति मिले। ये मेन पर्पस है वैदिक कॉस्मोलॉजी का और वैदिक गणित का भी, ये पर्पस है। नहीं तो कोई गणित का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है कॉस्मोलॉजी के अलावा।
आप कितना मैथमेटिक्स और सिंपल मैथमेटिक्स आप यूज़ करते हैं। जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स, मेरा बहुत अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट है वो, और उसमें मैं बहुत रुचि मेरी रहती थी, क्योंकि उसमें आप बहुत सारी सिमुलेशंस कर सकते हैं। सिमुलेशंस मतलब कैसे आप कैलकुलेट करें, फिर उसको आप उसको यूज़ करें उस इंफॉर्मेशन को, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ सैटेलाइट स्टार्स। तो पेपर और पेंसिल पे भी आप कर सकते हैं। इफ़ यू नो द एजीमथ ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट देन यू कैन डू। एजीमथ मतलब टेंजेंशियल लाइन जो होता है उसको देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हम इस पे शनि, तो ये तो ग्रह हो गए। देखिए क्या है कि अनेक ग्रह हैं। जैसे एक मनोधारणा डाली जाती है कि सूर्य से बड़े भी बहुत सारे तारे हैं, ये है, लेकिन इस ब्रह्मांड में नहीं है। इस ब्रह्मांड में सूर्य सबसे साइज में इतने बड़े नहीं हैं। उसके बारे में आपको बताऊंगा जो लिखा हुआ है। और उसके ऊपर है इन शनि के ऊपर है सप्तऋषि मंडल, और उसके ऊपर है वो 1,00,000 योजन पे है। उसके ऊपर है ध्रुव तारा, जिसके ध्रुव महाराज के ऊपर नाम रखा गया उसका, और जो ज्योतिष चक्र का केंद्र बिंदु है, उसके चारों ओर ही सूर्य चंद्र और सारे ग्रह उसके चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं। बहुत सारे जो आप देखते हैं तारा देखते हैं उनको भी ग्रह बोला जाता है, क्योंकि वो अनेक ऋषि मुनियों के ग्रह हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। अब लोग आप बोलेंगे कि आप विपरीत जा रहे हैं वेस्टर्न साइंस के, बिल्कुल जा रहा हूँ, मैं पुराणों के ऊपर जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैंने इसको, बट आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तारे मूव नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम्स, स्टेबल रहते हैं, लेकिन ये नक्षत्र हैं मूव करते रहते हैं। चंद्र, सूर्य, बुध, ये सब मूव करते रहते हैं। तो भागवत पुराण में या अनेक पुराणों में उसी प्रकार से उसका कॉन्स्टेलेशन दिया रहता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वेस्टर्न जो नासा जो स्पेस जो मिथोलॉजी क्रिएट की गई है वो, और जो सुपीरियर माइंडसेट कॉलोनियल माइंडसेट से कि हमको ज़्यादा पता है, नॉट ट्रू। क्योंकि वो बार बार एक्सेप्ट करते हैं वैदिक पुराण वर्जन को। जैसे कि पहले उन्होंने बोला 9 ग्रह हैं, फिर 8 कर दिए, अब वापस 9 कर दिए। हमारा तो मंत्र है, हम लोग तो मंत्र बोलते हैं नवग्रह का, और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मंत्र होता है। तो वो मंत्र तो हम लोग बार बार बोलते हैं, तो हम लोग को मालूम है उसके बारे में। जैसे ओम आदित्याय च सोमाय च मंगलाय बुधाय च, ओम आदित्याय च सोमाय सीरीज में ही है, मंगलाय बुधाय च, मंगल बुध बुधाय च, गुरु शुक्र शनिभ्यश्च, फिर राहवे केतवे नमः, नवग्रह का ये है, ठीक है। तो अब इसमें जो ध्रुव ग्रह के ऊपर, ध्रुव तारे के ऊपर भगवान विष्णु का वास रहता है, इसलिए सब उसी की ओर। आप शिशुमार भी पढ़ सकते हैं, बहुत अनेक उदाहरण, उसमें मैं अलग से फोकस करूंगा शिशुमार के ऊपर। तो सूर्य का जो मापदंड है वो है 9,000 योजन, और चंद्र का मापदंड है 18,000 योजन, उसका साइज। और राहु जो है सूर्य और चंद्र के बीच में चलते हैं, राहु सूर्य और चंद्र के बीच में चलते हैं। शुक्र का कोई धड़ नहीं होता, मतलब सॉरी उसका केतु का, तो केतु बीच में आते हैं, राहु ज़्यादा आते हैं। शुक्र जो है द वीनस 1/16 ऑफ मून, ठीक है। बृहस्पति जो है उससे भी छोटे हैं लेकिन बड़े लगते हैं, 1/4 ऑफ शुक्र। और मंगल और शनि वो दोनों 1/4 ऑफ बृहस्पति, और बुध इज 1/4 ऑफ मंगल। इतने बड़े बड़े ग्रह नहीं है। यहाँ पे बृहस्पति का डिमेंशन आप सुन रहे हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि जो हमको वेस्टर्न साइंस ने बताया है उल्टा ही बताया टोटल, समझे आप। ये भारत का नहीं है, भारत तो यूज कर रहा है वो डेटा, भारत का तो ये है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस पर रिसर्च नहीं हुआ आज तक। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो रिसर्च इंटरेस्टेड है वो इस पर कर सकते हैं। नक्षत्र और जो तारे होते हैं वो बुध के ही साइज के होते हैं, जो 1/4 है मंगल का, और उसके पहले मैंने आपको बताया कौन सा साइज है। और कुछ नक्षत्र जो है 100 योजन, 200 योजन, 300 योजन, 400 योजन, 500 योजन, और कुछ आधा योजन, और कुछ आधा का आधा योजन। ओके, कुछ योजन और कुछ आधा योजन, मतलब आधा योजन से, सॉरी, आधा योजन से कम कुछ नहीं है। तो
ये ब्रेक्स द वेस्टर्न थ्योरी जो लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तो उनको वैलिडेट कर रहा हूँ हमारे पुराणों से, वेदों से। और इसमें साइज तो मून का, चंद्र का ज़्यादा लिखा है सूर्य से यहाँ पर तो। और शनि, बृहस्पति, मंगल धीमे चलते हैं, सूर्य, चंद्र, बुध, अंगारका और शुक्र वो बड़े साइज के तेज चलते हैं। शुक्र जो है सूर्य के अनुसार चलते हैं। सूर्य की 3 गति होती है, फास्ट, मीडियम, स्लो, तीव्र, मध्यम और स्लो गति, ठीक है। और शुक्र जो है वो मतलब वो शुक्र जो है जो उन ग्रहों का इन्फ्लुएंस को कम करते हैं जो ऑब्स्टिकल को रेन करते हैं, इसलिए उनको अच्छा भी माना जाता है, ऑस्पिशियस। बुध जो है जो मून, जो चंद्र के पुत्र माने जाते हैं, वो भी सूर्य के अनुसार चलते हैं, इसलिए जब वो सूर्य के साथ चलते हैं, ऐसी ज्योतिष में आपको बता दें, जब सूर्य के साथ चलते हैं तो उनको शुभ माना जाता है। जब वो सूर्य से थोड़ा धीमे चलते हैं, जो उस गति से नहीं चलते हैं, तब उनको अशुभ माना जाता है। उस समय साइक्लोन्स, डस्ट स्टॉर्म्स और इस तरह के ड्राउट और सुनामी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बुध और या अंगारका 12 राशि में 3 फोर्टनाइट्स, 3 पक्ष में पहुंच जाते हैं अगर वो धीमे ना चले, और उनको हमेशा अशुभ माना जाता है क्योंकि उनकी वजह से ट्रबल होती है, अंगारका की वजह से, मार्स। और बृहस्पतिवार और जुपिटर जो है एक राशि को एक परिवत्सर में चलते हैं, और शनि जो है एक राशि को 30 महीने में खत्म करते हैं, और पूरी ज़ोडिएक जो सर्कल है उसको 30 अनुवत्सर में करते हैं, और इसलिए इनको हमेशा अशुभ माना जाता है पूरी जगत के लिए। और जो 7 सप्तऋषि हैं वो ध्रुव तारे के चारों ओर चलते हैं, और वो सबके लिए शुभ है। तो संवत्सर जो है एक सोलर ईयर है। परिवत्सर जो है कि वो है जब बृहस्पति या जुपिटर किसी एक राशि में 1 साल के लिए रहे, उसको परिवत्सर बोलते हैं। और इदावत्सरा जो एक फाइनेंशियल ईयर है, मीन्स 30 days टाइम्स 12 months, उसको इडावत्सर बोलते हैं। अनुवत्सर बोलते हैं 12 मून के महीनों को, चंद्र के महीनों को। वत्सला जो होता है 12 नक्षत्र महीने होते हैं, कि चंद्र का मूवमेंट थ्रू 27 नक्षत्र। ओके, so this is more over the merger of a 5-year Magha cycle with 60 बृहस्पति cycle। तो और सभी 7 द्वीपों में, महाद्वीपों में सूर्य जो है उगने में और अस्त होने में पृथ्वी के पास में रहते हैं, और सूर्य दिन में भी पृथ्वी के पास आते हैं, और इसीलिए सूर्य से दिन और रात होती है, तो लीविंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सूर्य को इसीलिए त्रैलोक्य भी बोला जाता है, भूर, भुवा और स्वा, तीनों में उनका दिखता है उनका। इसलिए सूर्य को सभी देवताओं का राजा भी बोला जाता है, और जीवन के स्रोत भी बोला जाता है। सभी गंधर्व, नाग, किन्नर, सिद्ध, चारण सूर्य की पूजा करते हैं, और उनको सूर्य को भगवान विष्णु का नेत्र भी बोला जाता है। और नक्षत्र जो है अश्विनी, और 27 नक्षत्र हैं विद अभिजात, तो 28 हो जाते हैं टोटल। और बाकी जो अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट हैं वो तारा बोले जाते हैं, जो आकाश में रहते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज है फॉर दिस। और उसके बाद मैं अनेक वो सब नाम भी लिखे हैं कि कौन कौन देवता इनके साथ रहते हैं। बट द पॉइंट इज कितना एक्यूरेट, एकदम कॉन्फिडेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो हमको दिखता है वो ठीक हमको, वी डोंट सी दैट, तो इसमें बहुत रिसर्च की आवश्यकता है। तो लेकिन ये जो मैं चाहता हूँ कि इस पर एक अलग से रिसर्च बॉडी बने, इसको समझने के लिए इस पर अनेक मॉडल्स बनाए जाएं, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ें, इस पर और रिसर्च की जाए, और जिसको भी एस्ट्रोनॉमी में, और ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है, तो आपका ज्योतिष गणना सारी ऐसी होती है, और ये पुराणों से इन्फॉर्मेशन है, ज्योतिष गणना इसी के हिसाब से होती है, लेकिन हम फॉलो करते हैं वेस्टर्न कैलेंडर। इसलिए मैं बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूँ
कि जब कोई ज्योतिष का व्यक्ति मिक्स करता है दोनों को, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि दोनों का स्कूल्स ऑफ रेफरेंस अलग है, स्कूल्स ऑफ थॉट अलग है। तो क्या सच है क्या गलत है, तो मैं तो वेदों को ही प्रधान मान के आगे बढ़ूंगा। सो द स्पेस में जो भी रिसर्च चल रहा है, स्पेस या अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष का ज्ञान हमारे पास ज़्यादा है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और हमारे गुरुकुल में जुड़िए, वी कैन डिस्कस दिस मोर, और हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में जुड़िए, सो वी कैन स्टडी दिस मोर। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।